दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने सबको आगाह कर दिया है कि अगले वर्ष आर्थिक महामंदी आ सकती है। आर्थिक महामंदी होती क्या है, किन कारणों से ऐसी सिचुएशन आ पड़ी है, इन सबको हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। नमस्कार, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। वर्ल्ड बैंक ने अभी एक ऑफिशियल रिपोर्ट जारी करी हुई है और इसमें बताया है कि दुनिया जो है, पूरी दुनिया आर्थिक महामंदी की तरफ जा रही है। द ग्रेट डिप्रेशन जैसे हालात बन रहे हैं। द ग्रेट डिप्रेशन दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, ऐसी स्थिति आई थी। आज तक केवल एक ही बार ऐसी आई थी। उस टाइम पर दिक्कत ये आई थी कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद महामारी की चपेट में आ गई थी दुनिया, और इस वजह से 1929-30 में आर्थिक महामंदी देखने को मिली थी। द ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था 1930 के दशक में। आज के टाइम भी समय ऐसा आ गया है कि विश्व युद्ध तो नहीं, लेकिन दुनिया भर के कई सारे देश आपस में कॉन्फ्लिक्ट में हैं। रसिया यूक्रेन देख लो, अर्मेनिया अजरबैजान देख लो, और भी बहुत सारे, यहाँ पर इंडिया चाइना का भी चल रहा है। डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं। और इन सब के अलावा आपने अभी हाल ही में कोविड पैंडेमिक देखा ही है। तो इस वजह से जो वर्ल्ड बैंक के जो टॉप थिंकर हैं, इन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया है कि अगले साल तक भयानक मंदी आ सकती है, जो कि पिछले 5 दशक में ऐसी नहीं आई थी। यानी पिछले 50 सालों में ऐसी मंदी नहीं देखने को मिली थी। जनसंख्या का आर्टिकल है आपके रेफरेंस के लिए। इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई, उसमें यह बताया गया कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो आर्थिक महामंदी में फंस सकती है अगली साल, और पिछली आधी सदी में ऐसा नहीं देखा गया है। और इसको लेकर के, इससे बचने के लिए जो केंद्रीय बैंकें होंगी, जैसे भारत में आरबीआई ले लो, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे भारत में है, लगातार रेपो रेट बढ़ा रहा है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स बढ़ा रहा है। ऐसे दुनिया भर की बहुत सारी बैंकें जो है, केंद्रीय बैंकें हैं, वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रेट 4% तक बढ़ाएंगी। अभी देखो, जैसे इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी रेट की अगर बात करें 5.4% के आसपास में है। अब इस 5.4% में भी अभी अगर वर्ल्ड बैंक की माने तो 4% और बढ़ेगा। यानी जब 4% और रेपो रेट बढ़ेगा तो रेपो रेट 9% के आसपास में हो जाएगा। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, समझ लो। 9% रेपो रेट मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज। क्योंकि बैंकों को लोन इतना महंगा मिलेगा तो वो लोन और ज्यादा महंगे में सर्कुलेट करेंगे। लेकिन आरबीआई को, यानी कि दुनिया भर की केंद्रीय बैंकें जो हैं, उनको ऐसा करना पड़ सकता है। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो 5% के ज्यादा पर आ जाएगी, लेवल पर आ जाएगी महंगाई। 6%, मिनिमम 6% करने के लिए ये करना पड़ सकता है। या तो ये करो, या तो फिर आप अपने देश में महंगाई को आने दो, आर्थिक मंदी को आने दो। तो ये कहा है वर्ल्ड बैंक ने। आप देख रहे होगे पिछले कई महीनों से लगातार आरबीआई रेपो रेट्स में बढ़ोतरी कर रही है। अभी फिर भी और संकेत मिल रहे हैं रेपो रेट्स और बढ़ेगा। रेपो रेट क्या होता है अभी हम लोग आगे समझेंगे। सबसे पहले समझे हम कि ये जो है वर्ल्ड बैंक जो है ये क्या कह रहा है, डिटेल में इसको समझते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक टर्म को अलग अलग से समझेंगे। वर्ल्ड बैंक के अध्ययन के अनुसार 2023 में जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल जीडीपी है दोस्तों, इसकी ग्रोथ रेट धीमी होकर 0.5% हो जाएगी। यानी 0.5% से इकोनॉमी बढ़ेगी, जो कि बहुत नाम मात्र है। इसके अलावा पर कैपिटा इनकम जो है, प्रति व्यक्ति आय जो है 0.4% की दर से अनुबंधित हो जाएगी, जो कि वैश्विक मंदी को दर्शाती है, इकोनॉमिक डाउनफॉल को दर्शाती है। अब आप समझो ये आर्थिक मंदी है क्या। देखो, सब कुछ चलता है डिमांड और सप्लाई पर। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो चीजें महंगी होंगी। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम है, तो चीजें सस्ती होंगी। लेकिन इसमें फायदा नुकसान का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए, अगर मान लीजिए जो सप्लायर है, जो सप्लाई करता है, जो गुड्स बनाता है, प्रोडक्शन करता है, अगर वो ज्यादा माल का प्रोडक्शन कर लिया और उसकी चीजें बाजार में डिमांड कम हो गई और बिकी नहीं, तो वो सामान तो उसका नुकसान हुआ, ठीक है। उस प्रोडक्ट का कोई यूज नहीं हुआ। अगर मान लीजिए कोई सीजनल प्रोडक्ट है तो सीजन गया तो मतलब प्रोडक्ट खराब। और यहीं पर तो इसका मतलब यह हुआ कि डिमांड कम थी, सप्लाई ज्यादा हो गई। तो उसको क्या करना होगा, दो तरीके हैं, या तो अपना सामान को बर्बाद होने दो, या तो फिर सस्ती कर दो चीजें। जब चीजें सस्ती करोगे तो मार्जिन कम आएगा, मार्जिन कम आएगा तो क्या करोगे, या तो आप अपने खर्चे कम करोगे। एज ए एम्प्लॉयर आपको या तो हो सकता है एम्प्लॉयज को कट ऑफ करना पड़े, एम्प्लॉयज को निकालना पड़े, या फिर हो सकता है कि आप खर्चे कम करने के लिए अपने कुछ फैक्ट्रियां बंद करना पड़े आपको, ठीक है। ये सभी चीजें आएंगी। तो यानी कि जो छोटे व्यापारी हैं या जो और मझले व्यापारी हैं, उनको ज्यादा इफेक्ट देखने को पड़ेगा, ठीक है। जब महंगाई बढ़ जाती है तो उसका सीधा सा असर गरीब जनता पर, आम जनता पर पड़ता है। अब ये गरीब जनता, आज आम जनता जो सफर करती है, तो फिर ये सरकारों को कोसती है, ठीक है। सरकार फिर
केंद्रीय बैंकों पर प्रेशर डालती है कि आप कुछ करो। तो केंद्रीय बैंकें क्या करती हैं, वो क्या करती हैं कि वो इससे निपटने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रास्फीति जिसे कहते हैं, इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या करती हैं, ये रेपो रेट को बढ़ा देती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स में बढ़ोतरी करती हैं। जब ये रेपो रेट बढ़ा दी, रेपो रेट होता क्या है, रेपो रेट वह रेट है जो केंद्रीय बैंक दोस्तों लोन जिस रेट पर देती हैं छोटी मोटी बैंकों को। हम लोग जैसे बैंकिंग करते हैं छोटे मोटे बैंकों से, HDFC हुआ, SBI हुआ, एक्सिस हुआ, मतलब जो भी प्राइवेट और सरकारी बैंक हैं ऐसे बैंकिंग करते हैं, वहां पे पैसे जमा करते हैं, उनसे लोन लेते हैं। ऐसे ये सारी बैंकें अपना बैंकिंग करती हैं RBI से, इसीलिए तो RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है, यानी केंद्रीय बैंक कहा जाता है। तो ये सभी बैंकें जो है ना, ये अपना पैसा जमा भी करती हैं और RBI से लोन भी लेती हैं, उधार भी लेती हैं। तो जब ये पैसा जमा करती है तो इनको इंटरेस्ट मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है, और जब पैसे उधार लेंगी तो इनको लोन, उसका इंटरेस्ट रेट देना भी पड़ेगा। तो जो ये पैसे उधार लेती हैं RBI से, तो बदले में जो इंटरेस्ट रेट देती हैं उसे ही कहा जाता है रेपो रेट। अब आप समझो, रेपो रेट जो जब बढ़ा दिया गया, रेपो रेट अगर मान लीजिए RBI के द्वारा बढ़ा दिया गया, वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता RBI का गवर्नर करता है, 6 सदस्यों वाली एक बॉडी होती है, इसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। तो RBI के द्वारा जब मॉनेटरी पॉलिसी रेट डिसाइड किया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, और बढ़ा दिया जाता है, तो फिर यानी कि ये जो छोटी छोटी बैंकें हैं ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर लोन उठाएंगी। जब ज्यादा मात्रा में इन्हें इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मान लो जैसे अभी 5.4% है, जब 5.4% है रेपो रेट, इसका मतलब है कि जब छोटी बैंकें RBI से पैसे ले रहे हैं तो उनको 5.4% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब बैंकों को भी तो कमाना है, तो बैंकें क्या करेंगी, बैंकें जब कस्टमर को, या कहें कि हम आम नागरिकों को जब लोन देंगी, तो ये अपना इंटरेस्ट रेट कर देंगी 8% या 12% तक कर दी। मान लो ये 12%, फॉर एग्जाम्पल 12% कर दी, तो 12% कर दी, तो बीच का जो ये इधर बच रहा है ना 6.5%, यही बैंकें कमा रही हैं, ठीक है ना। तो ये 12% जब लोन मिलने लगेगा आम नागरिकों का, तो आम नागरिकों को क्या होगा, उनके अंदर परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। कैसे कम होगी, उनको लोन जब महंगे इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है तो वो लोन लेना कम कर देंगे। जब लोन लेना कम कर देंगे, उनके पास पैसा रहेगा नहीं खर्चने का, तो उनके अंदर परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, यानी कि उनके अंदर वो अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा दबा के रखेंगे। और जब वो अपना परचेजिंग पावर कम कर देंगे, तो फिर आप ऑटोमेटिक आप देखोगे डिमांड कम होने लगेगी। जब डिमांड कम होने लगेगी तो इधर सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो अगेन सस्ता हो जाएगा सामान, ठीक है। इस प्रकार से RBI कंट्रोल करती है। जस्ट इसके विपरीत, जब RBI को देखना होता है कि डिमांड बढ़ानी है, तो RBI क्या करता है, यहीं पर धीरे से रेपो रेट को कम कर देता है। जब रेपो रेट कम हुआ, बैंकों को सस्ते में लोन मिला, तो बैंकें भी सस्ते इंटरेस्ट रेट पर लोन देना शुरू करती हैं, तो लोग आराम से लोन लेना शुरू कर लेते हैं। जब लोन लेंगे, जब आदमी के हाथ में पैसा आएगा तो उसकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तो वो इधर उधर जाकर के होम लोन, कार लोन वगैरह लेकर के मतलब अपने खर्चे बढ़ा देगा, ठीक है। जब खर्चे बढ़ा देगा तो अपने आप जो है सब सेल बढ़ जाती है और इकोनॉमी को आराम से एक बैलेंस मिल जाता है। तो इकोनॉमी को बैलेंस बनाए रखने के लिए ना ज्यादा RBI रेपो रेट घटा सकती है, ना ज्यादा RBI रेपो रेट बढ़ा सकती है, ठीक है। ये मैनेज करती है, बैलेंस रखती है, इसमें बहुत सारी चीजें मायने रखती है। चलिए, अब ये सब तो समझ में आ गया आपको। अब आप सोचोगे कि सर ये इकोनॉमिक क्राइसिस क्या है, फिर ये जो आर्थिक मंदी, महामंदी और द ग्रेट डिप्रेशन सुन रहे हो, ये सब क्या है, स्लो डाउन क्या है। तो इसके लिए दोस्तों ये सब चीजें देखी जाती है GDP से। GDP क्या होता है, GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। अब आप समझो, जैसे कोई एक देश है, मान लीजिए ये देश है, अब इस देश में किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर बोले तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का साइकिल, तो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए इस देश के अंदर जितनी भी वस्तुओं का और जितनी भी सेवाओं का प्रोडक्शन होता है, उत्पादों का, सेवाओं का उत्पादन होता है, उस ही एक वित्तीय वर्ष के कुल योग को कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, या कहें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रतिवर्ष किस दर से बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा। GDP बढ़ रहा है ये तो अच्छी बात है, लेकिन किस रेट से बढ़ रहा है, इसे GDP ग्रोथ रेट कहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक वर्ष में, जैसे ये वाला जो वित्तीय वर्ष था, इसमें मान लीजिए X% था, और अगले वाले में X% प्लस में हो गया, X% से प्लस में 5% हो गया, तो प्लस 5% की ग्रोथ रेट हुई, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये ग्रो ना होकर के डाउन जा रही है, मतलब अब की बार जितना परसेंट पर था ग्रोथ रेट थी, उससे अगली बार और नीचे कम ग्रोथ रेट हुई, ठीक है। यानी कि एक बार मान लो कि 7% ग्रोथ रेट था, अगली बार मान लो 6% ग्रोथ रेट हुई, फिर उसके बाद 5% ग्रोथ रेट हुई। अगर ये कम जा रहा है, GDP लगातार कम हो रही है, तो इसे इकोनॉमिक स्लो डाउन कहते हैं, यानी कि आर्थिक सुस्ती चल रही है कहते हैं। लेकिन अगर यहीं पर चूंकि
लगातार 6 महीने तक देखा जा रहा है लगातार स्लो डाउन हो रही है। 6 महीने तक यानी 2 तिमाही तक लगातार अगर जीडीपी में गिरावट देखने को मिल रही है तो इसे आर्थिक मंदी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आर्थिक मंदी की स्थिति आ गई है, बहुत कंट्रोल में रहना होगा। अभी सबका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अगर मान लीजिए कोई देश की जीडीपी है लगातार गिर रही है, लेकिन वो 10% से ज्यादा दर से गिर रही है, 10% से ज्यादा अगर गिर रही है जीडीपी किसी देश की और लगातार ऐसा 2 तिमाही तक यानी 6 महीने तक हो जाता है तो उसे कहते हैं द ग्रेट डिप्रेशन या कहें महामंदी। ऐसी स्थिति अभी तक दुनिया ने केवल एक ही बार देखी है, 1929 के टाइम पर, 1929-30 के टाइम पर। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वार 1 हुआ था, उसके बाद महामारी आ गई थी और इसके बाद इसका खामियाजा देखने को मिला था। देखो ऐसा नहीं होता जैसे इस साल महामारी आई और अगली साल ही ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, नहीं, ये सब चीजें धीरे धीरे देखने को मिलती हैं 1-2 साल बाद। यही कारण है 2020 में कोरोना आया और 2022, 23 में और 24 में वर्ल्ड बैंक अपना एक्सपेक्टेशन लगा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ कि थोड़ा सा समय लगता है इन चीजों को। ऐसे ही 1929-30 में ये देखने को मिला था, द ग्रेट डिप्रेशन आया हुआ था। ठीक है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई थी। वर्ल्ड वार 1 के बाद सब अपने अपने, ऐसे देखिए ये भाई साहब ये टांग करके जॉब मांगने के लिए जा रहे हैं, अपना अपना मतलब जो रिज्यूमे आप लेते हो ना, ऐसे रिज्यूमे पूरा पूरा टांग करके सब जॉब की तलाश कर रहे थे। पूरा का पूरा अमेरिका हो या पूरी दुनिया हो, मतलब ब्रिटेन, यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारे लोग सब के सब अनएम्प्लॉयड हो गए थे। एक तरफ से रोजगार नहीं मिल रहा था, अगर जहां पर जो फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहे थे उनको निकाल दिया जा रहा था। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्री को भी चलाना था, ऑपरेट करना था, बहुत सारी फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी बंद हो जा रही थी। तो इससे ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हुई थी पूरी दुनिया। आप सोचेंगे क्या भारत को भी ऐसा हुआ था? भारत में भी थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिला था, क्योंकि भारत जो है ना इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो भारत में ऐसा कब दौर आया था इसके अलावा? तो भारत में 1991 में ऐसी स्थिति एक बार आ गई थी, एक बार और 2008 में भी आई थी, लेकिन वो बहुत कम इफेक्ट भारत को देखने को मिला था। 1991 वाला इफेक्ट बहुत बड़ा इफेक्ट था। 1991 में दोस्तों इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस जो हुआ, उस टाइम पर कई सारे फैक्टर काम कर रहे थे। कारण ये था, आपने देखा सोवियत यूनियन जो था उसका भी बंटवारा हो गया था, सोवियत संघ टूट चुका था 15 देशों में। इसके अलावा दोस्तों गल्फ कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हुए थे। इसके अलावा भारत का इंपोर्ट बहुत ज्यादा हाई हो गया था एक्सपोर्ट से, यानी कि भारत आयात तो दोस्तों बहुत ज्यादा कर रहा था लेकिन उसकी अपेक्षा निर्यात कम कर पा रहा था। दूसरा, नॉट एबल टू रीपे बोरोइंग, जितना उधार लिया था हम लोगों ने वो देने में अक्षम हो गए थे। सेम एग्जांपल देख लो, श्रीलंका जैसा स्थिति में आज है, ऐसी स्थिति आ गई थी भारत की एक टाइम पर, 1991 के टाइम पर। डिक्लाइनिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है हमारा वो लगातार कम हो रहा था। हालांकि अभी भी फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है, इस पर भी मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो दूंगा। और क्योंकि आरबीआई जो है ना इस टाइम पर भारत में मेंटेन करने के लिए, मुद्रास्फीति को मेंटेन करने के लिए फॉरेक्स रिजर्व का यूज कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये भी कम हो रहा था। नो मोर मनी टू इम्पोर्ट पेट्रोलियम, मतलब केवल दो नॉट इवन 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए भी हमें पेट्रोलियम खरीदने के लिए पैसे नहीं थे हमारे पास, ऐसी स्थिति आन पड़ी थी। हाई इन्फ्लेशन, बहुत ज्यादा मुद्रास्फीति बढ़ गई थी उस टाइम पर। उस टाइम पर दोस्तों जो हमारे फार्मर पीएम रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं मनमोहन सिंह जी, उस टाइम पर वित्त मंत्री हुआ करते थे और उस टाइम पर इन्होंने एलपीजी मॉडल लाया। एलपीजी क्या था? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, ये एक नया मॉडल था, ये बहुत ही यूनिक मॉडल था। मात्र इस एक आइडिया से इंडिया की जीडीपी भी बूस्ट हुई, इंडिया की इकोनॉमी भी सुधरी, स्टेबलाइज हुई। उसके बाद इंडिया आज देखिए दुनिया की 5 लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है। ब्रिटेन को भी रिसेंटली इंडिया ने पीछे कर दिया है, तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी आज के टाइम पर इंडिया बन गई है। ठीक है, अच्छा एक चीज और हुआ था 1991 में, एक और बड़ी क्राइसिस देखने को मिली थी। एक्चुअली में राजीव गांधी जी, इनकी हत्या कर दी गई थी 1991 में ही, 21 मई को। तो जब इनकी हत्या कर दी गई थी उसके बाद भी जस्ट उसके बाद लोकसभा चुनाव होने थे, क्योंकि वही लोकसभा चुनाव की प्रचार करने गए थे। यानी सरकार भी हमारी स्टेबल नहीं थी। जब सरकार भी स्टेबल नहीं थी इस वजह से और मंदी देखने को मिल जाती है। श्रीलंका में आपने देखा सरकार स्टेबल नहीं थी, इसी वजह से तो दिक्कत हुई। ठीक है, तो ये सभी रीजन थे जिस वजह से भारत को भी एक बार ऐसी स्थिति आन पड़ी थी। लेकिन ये एलपीजी मॉडल मनमोहन सिंह जी ले आए नरसिम्हा राव जी की सरकार में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन था? आर्थिक महामंदी जब भारत में 1991 में आई थी तो उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था?
तो आप में से बहुत सारे बुद्धिमान लोग मनमोहन सिंह लगाते हैं। नहीं, मनमोहन सिंह जी उस टाइम पर दोस्तों ये वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, तो आपको नरसिम्हा राव लगाना है। दूसरी चीज, मनमोहन सिंह जी आरबीआई के गवर्नर थे, तो नरसिम्हा राव की जब नई नई सरकार बनी, इनको समझ में आ नहीं रहा था क्या करें क्या करने, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर भाई उबारना है तो थोड़ा पढ़े लिखे को ही रखना होगा। तो इन्होंने आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर थे मनमोहन सिंह जी, उनको कहा कि आओ आप वित्त मंत्री आप ही बन जाओ, हमारी नजर में आप ही सबसे बेस्ट लग रहे हो, आप ही इस संकट से देश को निकाल सकते हो, और निकाला भी उन्होंने। ठीक है, इसके बाद 2008 में दोस्तों एक मंदी देखने को मिली थी, हालांकि ये वैश्विक मंदी थी, यानी कि ग्लोबल क्राइसिस था। तो इसके पीछे का कारण तो अमेरिका वगैरह थे, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज थी, लेकिन भारत को भी, भारत क्योंकि इंटरकनेक्टेड है, तो भारत को भी थोड़ा बहुत देखने को मिला था, कारण भारत नहीं था। ओके, टाइम पर अगर हम लोग बात करें तो इस टाइम पर भी है, भारत को उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अमेरिका, चाइना, यूरोप, यहाँ पर बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस ज्यादा आने वाली है, और इसका इफेक्ट यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसके बारे में अभी ली हसिंग लूंग जो कि सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक बयान दिया, एक इंटरव्यू दिया, और उसमें इसके बारे में एक्सपेक्ट किया कि अगले साल ही ये देखने को मिल सकती है। इससे पहले एलन मस्क, आप एलन मस्क भैया को जानते ही हो, इन्होंने भी प्रिडिक्शन किया था, इन्होंने भी बताया था, एक इंटरव्यू में बताया था कि अगले साल तक महामंदी देखने को मिल सकती है अमेरिका में। चाइना जो है, जो कि दोस्तों की दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता है, वहां पर अभी फिर से कोरोना आ गया है, और वहां पर नो कोविड पॉलिसी के तहत सभी फैक्ट्रीज लगातार शट डाउन कर दी जाती हैं, जहां भी एक भी केस मिलता है पूरा पूरा बंद कर दिया जाता है। तो इससे वजह से वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, तो दुनिया को उतना प्रोडक्ट मिल नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से देखा जा रहा है कि अमेरिका, यूरोप और चीन जैसी इकोनॉमीज में बहुत बड़ा संकट अगले वर्ष देखने को मिल सकता है। इंडिया में उतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि भारत भी इंटरकनेक्टेड है इन देशों से, तो भारत को भी दिक्कत मिलेगी। यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, रसिया यूक्रेन युद्ध, इससे भी बहुत सारा दिक्कत देखने को मिली है दुनिया को। रसिया यूक्रेन युद्ध की वजह से जो क्रूड ऑयल है वो दुनिया को और महंगे दामों पे मिलने लगे हैं, हालांकि भारत को उतना महंगे दामों पर नहीं मिला, भारत रसिया से रिलेशन अच्छे होने की वजह से फायदा मिला, लेकिन और भी जो बाकी जो देश हैं वो इसका शिकार हुए। अब बात आती है कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है, आर्थिक मंदी आ रहा है, कैसे जानेंगे हम लोग? तो सबसे पहला संकेत तो देखने को मिल जाता है कि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो पैसा निकालना शुरू कर देते हैं मार्केट से। भाई इन्वेस्टर्स विजनरी पर्सन होते हैं, उनको पता होता है, तभी वो इन्वेस्ट किए रहते हैं, आगे क्या होने वाला है वो प्रेडिक्शन कर लेते हैं अपने अनुभवों से। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स अगर बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे हैं तो समझ लीजिए कि इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाली है, कुछ तो गड़बड़ है। अब भाई समझो आप, जैसे शेयर मार्केट है वो ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, लेकिन अचानक से देखने को मिलता है कि उसके संकेत मिल रहे हैं कि लगातार वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। तो अब कोई अगर यहां पर पैसा निकाल लिया तो सबसे बड़ा बुद्धिमान हुआ, अगर कोई यहां पर निकाल लिया तब भी ठीक है, दिमाग लगाया, क्योंकि आगे डाउन जा रहा है ग्राफ। जब देख रहे हो लगातार, आपको पता है कि आगे आने वाले टाइम में दिक्कत है, तो यहां निकाल लोगे तब भी फायदे में हो, यहां निकाल लियो तब भी चलो थोड़ा बहुत, लेकिन घाटा नहीं हुआ, थोड़ा बहुत फायदा हुआ। यहां का इंतजार करोगे तो डूबोगे ही। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर लगातार इन्वेस्टर्स पैसे अपने निकालना शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ लो कि आर्थिक मंदी आने वाली है। दूसरा चीज, कच्ची सामग्रियां महंगी होने लगती हैं, कंपनियों के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो लगातार महंगे होने लगते हैं, तो इससे कंपनियां जो प्रोडक्ट बनाती हैं उसके दाम महंगे होने लगते हैं। अमूल दूध का दाम 10 की बजाय 12 में बिकने लगता है। लोगों के हाथों में पैसे कम आने लगते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब लोगों की डिमांड कम होने लगेगी, डिमांड कम कैसे होगी? जब उनके हाथों में पैसे कम आएंगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी, सप्लाई अपने आप बढ़ जाएगी। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे व्यवसायों पर पड़ने शुरू कर देता है, और छोटे व्यवसाय जो हैं वो बेचारे संघर्ष करके टूटकर बिखर जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब ये संकेत तो जान लिया आप, इससे बचेंगे कैसे? इससे बचने के लिए देखिए, जब भी कोई महामंदी आई है उसको दोबारा से रिकवर करने में टाइम तो लगा है, चाहे वो वर्ल्ड वार 1 के बाद जो आई थी महामंदी, उसके बाद रिकवर करने में जो टाइम लगा था, चाहे वो ले लो आप, चाहे इसके बाद अभी का टाइम ले लो आप, टाइम तो लगता है, समय लगेगा, लेकिन समय लगने के लिए देखिए इसमें क्या होगा कि आपको कुछ चीजों पर पहले से प्रिपेयर होना होगा, हमारे पुराने इतिहास को देख करके तैयार होना होगा। तैयार रहने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए अभी आप समझिए, रेपो रेट जब जब आरबीआई बढ़ाता है तो एक चीज और देखने को मिलता है, एक दुख खबरी मिलती है कि लोन भैया आपको दिक्कत होगा, लोन ज्यादा रेट पर मिलेगा, ठीक है, लेकिन एक खुशखबरी भी होती है, लोन महंगे रेट पर मिल रहा है, वहीं पर एफडी का दाम बढ़ रहा है, एफडी का इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, फिक्स डिपॉजिट का। क्यों? क्योंकि भाई बैंकों के पास भी तो पैसा नहीं है, जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर पा रहे हैं आरबीआई से, तो आप वो सोचेंगी बैंकें हम आरबीआई से ना लें,
अगर कस्टमर से हम लोग पैसे ले लें, अपने पास रख लें, तब ज्यादा फायदा है। तो वो कस्टमर से लेने के लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, वो एफडी करने पर ज्यादा जोर देंगे। एफडी के लिए अट्रैक्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, एफडी पर जो परसेंट है, इंटरेस्ट रेट है, वो बढ़ा देंगे। जैसे अभी फॉर एग्जांपल 5%, 5.25% के आसपास में इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, मान लो इसको 6% कर देते हैं, तो 6% जब फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा तो लोग जो होंगे वहां पर एफडी करेंगे। तो ये टाइम बढ़िया होता है फिक्स डिपॉजिट करने का। ठीक है, तो फिक्स डिपॉजिट करके रखें, फ्यूचर प्लान बना करके रखें। ठीक है, कोशिश करें कृषि की तरफ जाने का। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो हमेशा ही उबारता है। हमेशा ही दुनिया का कुछ भी हो, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप मजबूत पकड़ बनाए हो तो आप दुनिया के किसी भी ग्लोबल क्राइसिस से निकल सकते हो। तो ये सभी कुछ आपके बाकी की आपके भी मन में जो भी इन्वेस्टमेंट हो आप उधर करके लगा सकते हैं। फिलहाल ये हमारी ई बुक है, मंथली ई बुक हर महीने आया करती है, पिछले 3 साल से मैं रिलीज किया करता हूँ, और स्टूडेंट का इतना ज्यादा भरोसा है, लगभग 90 to 95% तक के स्टूडेंट हर बार आते हैं और मंथली ई बुक लेकर के जाते हैं। इसको इसी वजह से मुझे प्रचार करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इस बार किया जा रहा है जिससे और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये बात पहुंच सके कि ई बुक आती है। और सबसे पहले ई बुक लाना हम लोगों ने शुरू किया था मंथली ई बुक। आप मंथली ई बुक ले सकते हैं, करंट अफेयर का 100% कवरेज मिलेगा आपको, चाहे किसी भी एग्जाम में क्यों ना आप बैठ रहे हो। वनडे लेवल से सिविल सर्विसेज तक के एग्जाम के प्रीलिम्स तक आपको 100% का कवरेज देखने को मिलेगा। इसके बाहर से कोई भी चीज नहीं आने वाला है। हर एक महीने की हिंदी और इंग्लिश अलग अलग भाषाओं में लॉन्च होती है, तो इन ई बुक का फायदा आप उठा सकते हो MJT ऐप पर जाकर के, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हो 7235939467। इस पर व्हाट्सएप करिएगा, सिंपली आपको बता देना, पूछ लेना है कि कैसे पेमेंट करें, तो आपको UPI माध्यम भी बता दिया जाएगा, वहां से भी ले सकते हो, या फिर आप सिंपली एप्लीकेशन में जाकर के ले सकते हो। फिलहाल दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा सब कुछ। प्रयास तो किया, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, ज्ञान मिले तो क्या दिक्कत है। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।